राम राम जी दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल द न्यूज़ फिलिक्स भारत पर। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे कि मोदी को बता देना, और मोदी ने बता दिया। जिस तरीके से धर्म पूछ कर मारा गया था, वैसे ही मोदी ने धर्म और संस्कृति बता कर मारा। ऑपरेशन का नाम क्या रखा, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर की क्या अहमियत है भारतीय संस्कृति में, उसको मोदी ने इतना ग्लोरीफाई कर दिया कि ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। हालांकि ये पहले भी इतिहास के पन्नों में दर्ज था, अब और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बार पाकिस्तान को बताकर नंगा करके मारा जाएगा, और वही हुआ। पाकिस्तान को बताकर नंगा करके मारा गया। और आप देखिए कि भारत से पहले पाकिस्तान की सेना और उसके विदेश मंत्री ने प्रेस ब्रीफिंग दी। जिन 9 ठिकानों पर हमला हुआ, पहले उनकी बात करते हैं। मरकज़ अल्लाह, कहाँ? जैश ए मोहम्मद का ठिकाना। मरकज़ तैयबा, जैश तैयबा का, लश्कर तैयबा का ठिकाना। ठीक। 13 कला, जैश ए मोहम्मद का ठिकाना। सियालकोट, हिजबुल मुजाहिदीन। बरनाला, लश्कर तैयबा। कोटली, जैश ए मोहम्मद। कोटली, हिजबुल। मुजफ्फराबाद, लश्कर तैयबा। और मुजफ्फराबाद जो सैयद बिलाल कैंप है, वो भी जैश ए मोहम्मद का ठिकाना। इन 9 ठिकानों पर हमला हुआ। और मज़ेदार बात यह, इसमें जो अजहर मसूद है, वो क्या कहता है कि या अल्लाह मुझे भी उठा लेते, इनके साथ मुझे भी उठा लेते। ये वही अजहर मसूद है जो कह रहा था पानी रोका, ए मोदी सुन, पानी रोका तो खून बहा देंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। ये वो प्रेस ब्रीफिंग है जो सरकार द्वारा जब हमला हुआ उसके बाद दी गई। ठीक। किस समय हमला हुआ, किन सेनाओं ने किया, मिसाइलों द्वारा, और जिस तरीके से हमारे फाइटर जेट गए और ये काम करके लौट आए। ठीक। उससे पहले मैं आपको आगे तो बताऊंगा ही बहुत सारी चीज़ें इससे संबंधित जो पूरे दिन आपने सुनी है, लेकिन उससे पहले आप ये जो एक बीबीसी की रिपोर्टर है पाकिस्तान की, उसका वक्तव्य सुन लीजिए, उसका बयान सुन लीजिए। और उसके बाद जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी है, आपको वो भी सुनना चाहिए। और इन दोनों के प्रेस ब्रीफिंग देने का मकसद क्या था, सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी। प्रेस ब्रीफिंग कोई भी दे सकता था, लेकिन इन्हीं दोनों को क्यों चुना गया, पहले आप ये पाकिस्तानी आर्म बयान फोर्सेस के सुनिए। स्पोक्सपर्सन लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आपसे कुछ देर पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने रात को होने वाले जो इंडियन अटैक्स हैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर, उनकी तफसील बताई है। पाकिस्तानी फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक इंडिया ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ किस्म का असलहा इस्तेमाल करते हुए ये हमले किए। फौजी तर्जुमान का यह भी कहना है कि इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के सूबे पंजाब में अहमदपुर शर्किया, मुरीद के सियालकोट और शकरगढ़ के इलाकों में मुख्तलिफ मुकामात पर ये हमले किए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के इलाके मुजफ्फराबाद और कोटली में भी ये हमले किए गए हैं। इन तमाम इलाकों में सबसे ज़्यादा जो हमले हुए हैं, वो इन तमाम इलाकों में एक कॉमन जो फैक्टर नजर आता है वो ये है कि इनमें से मोस्टली इन इलाकों में मसाजिद को निशाना बनाया गया है, और इन्हीं मसाजिद को जब निशाना बनाया गया तो इनके इर्द गिर्द मौजूद जो आबादी है उसको भी, वहाँ भी नुकसान जो है वो पहुंचा है। जो 35 अफराद जख्मी हुए हैं उनको मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया गया है। जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इससे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने ये ना सिर्फ इस हमले की मजम्मत की थी, बल्कि उन्होंने ये भी कहा था कि इसका बिफिटिंग जो है वो नमस्कार। इस ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए।
हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में टीआरएफ की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर ए तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्रवाई नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। Joining me for this briefing on our actions earlier this morning are Colonel Sofia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh. I will request them to share some details regarding Operation Sindoor with all of you. सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed.
Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan-occupied Jammu and Kashmir areas. Some of the well-known training camps are located, as you can see on the screen. They are distributed from Savai Nala in the north, counting to approximately 21, ending at Bhagalpur to the south. इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। The selection of these targets for Operation Sindoor was based on credible intelligence inputs and role of these facilities in perpetrating the terror activities. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. This was done with due diligence, and the camps selected for targeting and their engagement will now be shown to you one by one. POJK के टारगेट्स मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर-ए तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तौयबा का बेस था जो रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर, यह LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तौयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट, यह अंतरराष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कटवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के, यह IB से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर, यह इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहां पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद। The strike on the terror camps were undertaken through precision capability. As shown to you, a niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. Jai Hind and thank you very much. तो आपने सुन ही लिया होगा जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई है, जो BBC पत्रकार ने बताया। उसके अलावा हमारी
जो सेना की मातृ शक्ति है कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी, माफ़ कीजिएगा, इन दोनों को ही क्यों चुना गया? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ये प्रेस ब्रीफिंग जो है सेना की तरफ से कोई भी दे सकता था, या सरकार स्वयं दे सकती थी, या सेना का कोई और मेल जो अधिकारी है, पुरुष अधिकारी, वो दे सकता था। इन्हीं दोनों को क्यों चुना गया? तो उसके पीछे मकसद है मातृशक्ति की जो क्षमताएं हैं पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, जिस तरीके से पहलगाम हमले में मातृशक्ति से ये कहा गया था, उनको ये बताया गया था और उनको एक तरीके से इस तरीके से छोड़ा गया था, जाओ तुम पे रहम किया, जाके मोदी को बता देना हमने तुम्हें माफ़ किया, हमने तुम्हें छोड़ दिया। उसी तरीके से पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी और पाकिस्तान को ये मैसेज देना था कि हमारे देश की मातृशक्ति इतनी कमज़ोर नहीं है, वो तुम्हें उतना ही पलट के जवाब देने में सक्षम है, उतना ही तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है जितना कि हमारे यहाँ का जो पुरुष अधिकारी है या पुरुष सैनिक है। ठीक, इस मातृशक्ति को इसलिए इस्तेमाल किया गया, इनसे प्रेस ब्रीफिंग इसलिए कराई गई क्योंकि मैसेज मोदी को कहाँ से आया था? मैसेज देने के लिए उन्होंने मातृशक्ति का ही प्रयोग किया, क्योंकि जब हमारी जो एक महिला है, उनके जब हस्बैंड को मारा गया, उनसे कहा गया था कि तुमको नहीं मारेंगे, जाके मोदी से कहना। तो मोदी ने भी वही स्टंट इस्तेमाल किया, मोदी ने भी उसी बात को, देखिए आप ऑपरेशन का नाम क्या रखा, ऑपरेशन सिंदूर, समझिए आप, ऑपरेशन सिंदूर। और प्रेस ब्रीफिंग किनसे दिलवाई? 2 महिला अधिकारियों से, जिनमें एक कर्नल है और एक विंग कमांडर है। ठीक, तो ये वो मैसेज था जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिया गया था 22 अप्रैल के हमले में कि जाके मोदी से कह देना। और मोदी से कह देना मतलब आपने सीधे सीधे भारत की सुरक्षा और उसके साथ साथ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, भारत की सेना है, भारत की मातृशक्ति है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया था। ठीक, मोदी क्या है? मोदी कुछ नहीं है, भारत है तो मोदी हैं। इस भारत की वजह से मोदी का वजूद है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, भारत है तो मोदी हैं, और मोदी जी ने भी उस बात को स्वीकार किया कि भारत है तो मैं हूं, और जब तक भारत है तब तक इस देश की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। और उसी का रिजल्ट है कि उसी मातृशक्ति के द्वारा पूरे विश्व को, पूरे ग्लोबल कम्युनिटी को ये मैसेज दिलवाया गया कि देखिए हमने पाकिस्तान को जैसा कहा था वैसे ही घुसकर मारा, कहकर मारा, नंगा करके मारा। और उसके बाद आपको एक चीज़ और बता दें, मोदी जी के आप शब्दों पे ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा था कि लक्ष्य बहुत बड़ा है, समय सीमित है। ठीक, और एक चीज़ बोली थी कि आतंकवादियों ने, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनको दुनिया के किसी भी कोने में वो छुपे हों, किसी भी जगह वो छुपे हों, उनको निकाल कर मारेंगे, ढूंढ कर मारेंगे। ठीक, और कुछ ऐसे जाहिल लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगा जो लोग नींबू मिर्च टांगे हुए थे, अब वो कहाँ गए नींबू मिर्च वाले? अब आकर बोलना चाहिए। बहुत से जो यूट्यूबर्स सो कॉल्ड अपने आप को इस देश की सेकुलरिज्म की आवाज़ जो कहते हैं कि आप लोगों की वजह से पत्रकारिता जिंदा है, ऐसे लोग अब वो कहाँ गए? पत्रकारिता जिनकी वजह से जिंदा है, कहाँ गए वो लोग जो सरकार पर लगातार उंगली उठा रहे थे? दूसरी चीज़ ये है कि जो 9 ठिकानों पर हमला हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो पाकिस्तान ने क्या कहा कि हमने भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए, जबकि हकीकत यह है कि भारत के फाइटर जेट उस जगह तक गए ही नहीं थे। ठीक, जो भी हमला हुआ वो मिसाइलों से हुआ और टारगेट पहले से फिक्स था। और टारगेट पहले से फिक्स को अगर मैं कहूँ तो इसको दूसरे शब्दों में अगर हम कहेंगे तो हमारे पास जो इंटेलिजेंस इनपुट था वो इतना स्ट्रांग था कि हाँ, अभी जो आतंकवादी हैं वो अपने जो हेडक्वार्टर्स हैं उनमें मौजूद हैं। और जो लोग कह रहे थे सरकार लगातार सिर्फ और सिर्फ समय खींच रही है, हमला नहीं करेगी, सरकार हमला नहीं करेगी, ये तो अपने आप में कुछ लोगों का मैं मानूं तो उनकी बुद्धिमत्ता का फेर था, उनके ओवर कॉन्फिडेंस थे। सरकार ने जैसे ही मॉक ड्रिल का आदेश दिया था तो ये कंफर्म हो गया था कि सरकार हमला करेगी ज़रूर। हाँ, ये बात बेशक बहुत चौंकाने वाली है कि सरकार ने एक तरफ
और ये मॉक ड्रिल ऐसा नहीं है कि चुपचाप इसका मैसेज दिया गया था, इस मॉक ड्रिल का मैसेज इस तरीके से कन्वे किया गया था। इसीलिए ये मॉक ड्रिल आपने देखा होगा कि परसों से न्यूज़ आ रही थी मॉक ड्रिल की, लेकिन मॉक ड्रिल होना कब था, एक दिन बाद, यानी 5 तारीख को न्यूज़ चली, मॉक ड्रिल होना था 7 तारीख को, बीच में 6 तारीख इसलिए छोड़ी गई कि पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज चला जाए कि भारत तो अभी मॉक ड्रिल प्रैक्टिस कर रहा है, भारत कोई युद्ध करने नहीं जा रहा है, अभी भारत केवल अपनी जो इंटरनल तैयारियां हैं उनमें लगा हुआ है, भारत कोई युद्ध करने नहीं जा रहा है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं कि हमेशा इस बात पे ध्यान दीजिए कि सरकार की नीति और नीयत, ये बात मैं बार बार कहता हूं कि सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसकी नीति क्या है और नीयत क्या है, ठीक। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि पहलगाम जो हमला हुआ वो सरकार की मिली भगत से हुआ, पुलवामा हुआ सरकार की मिली भगत से हुआ, उरी हुआ वो भी एक तरीके से सरकार की मिली भगत से हुआ। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ जिनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन आती हैं, जिनके पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, जो लोग इस बात को कहते हैं कि सरकार तुम्हारी, ये सिस्टम हमारा है, तो वो सिस्टम के थ्रू ये क्यों नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं कि ये हमला सरकार ने ही किया था, सरकार ने ही करवाया था। ये बात तो सिस्टम के थ्रू प्रूफ करें, नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सरकार पे उंगली उठाना है। और दूसरी चीज़, जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि अब आगे कुछ नहीं होना है, तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अभी कुछ हुआ ही नहीं है। अभी जो असल खेल है, या जिसको कह दें कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो वो सब बकाया है, अभी तो एक्चुअली वो कुछ हुआ ही नहीं जो होना था। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को संदेश था कि संभल जाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। और आज आपने दिन भर में पाकिस्तान के बहुत सारे स्टेटमेंट सुने होंगे, जिनमें जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उसने क्या कहा है, उसने कहा है यदि भारत इस हमले के बाद कोई और हमला नहीं करता है तो पाकिस्तान किसी भी प्रकार से रिटेलिएट नहीं करेगा, लेकिन यदि भारत और इससे आगे हमला करेगा तो पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा। तो आपको एक चीज़ और ये बता दें, ये सिंपल वे में एक डाइवर्जन है, यानी ये इस बात को दिखाने का और बताने का प्रयास किया जा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि हम इतने बड़े हमला होने के बाद भी भारत पर हमला नहीं कर रहे हैं, जबकि हकीकत इससे उलट है। पाकिस्तान वो कुत्ता है जिसके पिछवाड़े पे आप जितनी तेज लात मारोगे वो उतनी तेज भौंकेगा, ठीक। ऐसा नहीं है भाग जाएगा, उतनी तेज भौंकेगा। आज जो भारतीय सेना ने किया, पाकिस्तान में रात के 2 बजे सूर्योदय का उन्हें देखने का मौका दिया, पाकिस्तान को सुबह 2 बजे सूर्योदय की झांकी दिखाई, ठीक। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान चुप बैठने वाला नहीं है, और ये शुरुआत है, ठीक। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जैसा कि अभी आप सभी को पता है पाकिस्तान को जैसा प्रीवियस में टेरर फंडिंग होती रही है, ठीक, पाकिस्तान ने इस बात को भी कबूल किया है कि हमसे पश्चिमी देशों के दबाव में ये काम करवाया गया, ठीक। तो उन्हीं पश्चिमी देशों का दबाव अब क्या ख़त्म हो गया है? नहीं ख़त्म हुआ है, दबाव तो अब शुरू हुआ है। तो पाकिस्तान के अंदर एक नई तरीके की, कह लीजिए कि बदले की भावना पैदा हुई है, और पाकिस्तान अपनी आवाम को, अपने यहाँ की जनता को दिखाने के लिए, क्योंकि सीज़ फायर तो वो पहले ही तोड़ चुका है। आपको ध्यान होगा कि जैसे ही इंडिया ने, भारत ने इस बात की घोषणा की कि अब की हम बदला घुस कर लेंगे और घुस कर मारेंगे, नंगा करके मारेंगे, नंगा करके मारा है इन सुअरों को, ठीक, इन सुअरों को नंगा करके मारा है ना। और अभी भी भारत में कुछ लोग हैं जो सबूत मांग रहे हैं, तो वो भी सुअर हैं जो सबूत मांग रहे हैं। उन सुअरों को मैं बता दूं, आज अगर उन्होंने देखा होगा तो जिस तरीके से नमाज जनाजा, जाने कितनी ही लाशों का सजाया गया, उनका नमाज जनाजा आज 4 बजे हुआ है, इसकी बाकायदा प्रेस में लाइव जो है टेलीकास्ट हुआ कि नमाज जनाजा हो रहा है। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो भारत ने ही
कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक, ना भारत की सेना के द्वारा उस समय तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। भारत ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट और सेना ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया लगभग 10 बजे के बाद, ठीक। उससे पहले ही पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज हो चुका था कि हमने जो भारत ने स्ट्राइक की थी उसके एवज में हमने भारत के 5 यानी इंडिया के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। लेकिन अफसोस वो ये दिखा नहीं पाए वो 5 फाइटर जेट भारत के कहाँ पड़े हुए हैं, ठीक। और वो क्या कहते हैं, ये स्टेटमेंट है शहबाज शरीफ का, पाकिस्तान ने इस उकसावे के बिना किए गए भारत के हमले का निर्णायक रूप से जवाब देने का पूर्ण अधिकार है। पूरा देश अपनी सेना के साथ एकजुट होकर खड़ा है। हमारा मनोबल और संकल्प अटूट बना हुआ है। हमारी दुआएं और शुभकामनाएं पाकिस्तान के बहादुर अधिकारियों और सैनिकों के साथ हैं, ठीक। यानी इन्होंने खुद स्वीकार किया कि हाँ, भारत ने हमें घर में घुसकर मारा, कुत्ते की तरह मारा, सुअर की तरह मारा। ये इनका ऑफिशियल स्टैंड है। अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। ये है हमारे भारत की कर्नल सोफिया कुरैशी, ठीक, जिन्होंने इस पूरी घटना की प्रेस ब्रीफिंग की और इनको ही और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को इसलिए फेस दिया गया है कि मातृशक्ति का जिस तरीके से उपहास उड़ाया गया, मातृशक्ति का जिस तरीके से सिंदूर उजाड़ा गया, मातृशक्ति को जिस तरीके से भारत में लोग कमज़ोर देखने का, ग्लोबल प्रोस्पेक्ट में भारत की मातृशक्ति को लोग कमज़ोर रूप में देखते हैं, उन सब को, ग्लोबल कम्युनिटी को भी और पाकिस्तान को भी ये मैसेज है कि हमारी मातृशक्ति घर में घुसकर मारना जानती है, ठीक। कोई हमारे देश की मातृशक्ति को कमज़ोर समझने का प्रयास करे तो उन्हें रानी लक्ष्मीबाई याद रखना चाहिए, ठीक, जिस तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा मोल लिया था। तो ये मैसेज था, ठीक। और उन सभी को जो ये मानते हैं भारत कुछ नहीं करेगा, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बकाया है जो भारत को करना है, ठीक। और ये मातृशक्ति पूरे देश के साथ और पूरा देश इस मातृशक्ति के साथ खड़ा हुआ है। और पाकिस्तान आने वाले समय में क्या क्या झेलने वाला है इसका अंदाज़ा अभी किसी को नहीं है। लोग केवल और केवल ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भारत आगे क्या करने वाला है। साम दाम दंड भेद हर नीति को अपनाकर इस बार युद्ध क्षेत्र में उतरा है भारत, और किसी भी हाल में भारत अब बैकफुट पर आने वाला नहीं है। जैसा कि हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर, उन्होंने कल ही एक बात बोली थी कि जिसको साथ देना है वो साथ दे, ज्ञान न दे, ठीक। तो ये मैसेज हर उस व्यक्ति को है कि साथ में आना है तो साथ में आओ, ज्ञान नहीं दो। हमें जो करना है हम वो करके रहेंगे और हमने करके दिखाया है पहले भी और अब भी, ठीक। ये जो एयर स्ट्राइक हुआ है जिसमें थल सेना, जल सेना सबकी बराबर भूमिका रही है, ठीक। ये एक कंबाइंड ऑपरेशन था जिसको किया गया है और आगे भी ऐसे ऑपरेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर किसी नए वीडियो में आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, भारत माता की